हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मीन डेविएशन प्लस एग्जांपल 1 to 7 डिस्कस करे थे। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एक नया मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने तो सारे नोट्स पहले से लिख रखे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने ये वाली वीडियो पहले ही अपलोड करी थी, बट उसमें माइक इश्यूज होने की वजह से वो वीडियो पूरी रियून होके रह गई। इसीलिए मैंने वो वाली वीडियो डिलीट करके ये वीडियो दोबारा से रीशूट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। ओके। तो ध्यान से समझेंगे कि ये टॉपिक कैसा है। बेसिकली आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस चैप्टर की पहले वाली वीडियो देख लेना, जो स्टैटिस्टिक्स मैंने अपलोड कर रखी है, मीन डेविएशन एंड एग्जांपल 1 to 7। उसमें बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम स्टार्ट कर ही लेंगे, बट मीन डेविएशन में ऐसी क्या दिक्कतें आ गई थी जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में अपनी कैलकुलेशंस को, अपने मेथड्स को शिफ्ट करना पड़ा। तो मीन डेविएशन में आप देख रहे थे कि हम वहाँ पे क्या ले रहे थे, डेविएशंस तो ले ही रहे थे, उनका सम भी कर रहे थे, बट वहाँ पे हम उन डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे। क्या ले रहे थे हम? उन डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे। और डेविएशन भी किसके अबाउट ले रहे थे? सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट, मीन या फिर मीडियन। हमने ये देखा कि जो हम मीन डेविएशन निकाल रहे थे ना अबाउट द मीडियन, वो अबाउट द मीडियन तो हमें बिल्कुल ही अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देने लग गया। ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब मीडियन निकालने का कोई रोल ही नहीं रहा। इतना हमें अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने लग गए। फिर हमने, अगर हम मीन पे आते हैं, मतलब अगर मैं मेन बात आपको बताऊँ ना, हमने मीन डेविएशन को इसलिए इग्नोर करना स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले रहे थे अपने नेगेटिव साइंस को इग्नोर करने के लिए। अब मैथ्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कैलकुलेशंस में, आपने देखा ही होगा। एंड हम अपनी मीन डेविएशंस जो निकाल रहे हैं वो सारी के सारे नेगेटिव साइन हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तो इग्नोर करना ही हमें फर्दर एलजेब्राइक ट्रीटमेंट जो उस डेटा पर हो सकती थी, उस डेटा पर जो एलजेब्राइक ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज हमें पता ही नहीं है कौन सच्ची का पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव वाला था, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बना के ला रहे हैं। तो ये मेन रीज़न था, ये एक ग्रेटेस्ट लिमिटेशन था जो हमें मीन डेविएशन से दूर ले आया। एंड हमें एक नया मेजर ऑफ डिस्पर्जन अपना स्टडी करना पड़ा, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। लेट x1 x2 x3 टिल xn बी एन ऑब्जर्वेशन एंड x बार बी देयर मीन। देन ये तो ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशंस बता दी। x बार इनका क्या है? मीन है ना? इस ऐसे ही डिनोट करते हैं ना मीन को। देन x1 माइनस एक्स बार क्या होता है? डेविएशन होता है अबाउट द मीन, बिकॉज यहाँ पे मीन से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड ये डेविएशंस निकाल रहा है, तो ये डेविएशन अबाउट द मीन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने क्या किया? एब्सोल्यूट वैल्यू ना लेके, जो फर्दर एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट होने से हमें रुकावट दे रही थी, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ना लेके हम अपनी नेगेटिव वैल्यूज़ या फिर सारी ही वैल्यूज़ का स्क्वायर लेने लग गए। स्क्वायर लेने से क्या हुआ? जब भी हम किसी नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर लेते हैं तो हमें एक नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलती है ना? तो जितने भी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस थी, जितनी भी नेगेटिव थी, सबका हमने स्क्वायर लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हमें नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ मिली। एंड जो हमारा मीन डेविएशन हम निकालते हैं जिस फार्मूले से, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, उस पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बिकॉज जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये सब डिस्कस करा था कि हमारा मेन मोटिव क्या था हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेने का। मेन मोटिव ये था कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं ले रहे थे तो सारी की सारी नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ कैंसिल आउट कर रही थी एक दूसरे को, जिसकी वजह से मेरा मीन डेविएशन सम ऑफ ऑल डेविएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। सम ही अगर इसका ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो अपॉन टोटल नंबर कितना, तो ज़ीरो ही आ गया। तो मीन डेविएशन की डेफिनेशन ही या ख़राब हो गई यहाँ पे। तो जो मीन डेविएशन हम निकाल रहे थे उसकी तो डेफिनेशन ही ख़राब हो गई। इसीलिए हम एक नया मेजर ऑफ डिस्पर्जन लेकर आए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें हम
एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे, एंड यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ को भी इग्नोर कर सकते हैं, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ तो हम नहीं लेंगे ना, कैंसिल आउट कर सकती हैं एक दूसरे को। हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की जगह स्क्वायर ले रहे हैं उनका। ठीक है, ये अंतर। तो इन सब का स्क्वायर्स का जब हम सम करते हैं तो इसको जनरल वे में हम कैसे डिनोट करेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और ये क्या एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्या ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, ये आप खुद पता लगाओगे, एंड अभी मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा जब हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे। केसेस में क्या आता है, हमने देखा कि अगर ये जो सम है मेरा, ये जो पूरा सम मैंने निकाला है डेविएशंस अबाउट द मीन के स्क्वायर का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जितनी भी उसमें थी, देख रहे हो ना एक्स एन तक चल रहा है। तो अगर ये सम ज़ीरो आता है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें कोई भी डिस्पर्जन नहीं हुई है ना, क्योंकि अगर ये सम ही ज़ीरो आ रहा है तो पक्का ऐसा ही हुआ होगा कि जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन मीन को इक्वेट कर रही होंगी, है ना, यानी मीन की जो वैल्यू आई है वही मेरी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू होगी, यानी कि इसके अंदर तो कोई डिस्पर्जन ही नहीं होगा। बिकॉज अगर ये दोनों वैल्यूज सेम होगी तभी, अगर ये 4 है ये भी 4 है तो 4 माइनस 4 ज़ीरो, एंड ये सारी अगर 4 है तो सारा 0 प्लस 0 उनका पूरा सम कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो अगर सम ज़ीरो है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ही वैल्यूज़, यानी जो ऑब्जर्वेशन है इंडिविजुअल और ये जो मीन है, ये दोनों सेम होगा। सेम होगा तो इसमें तो कोई डिस्पर्जन ही, डिस्पर्जन यानी स्कैटरिंग ही यहाँ पे कोई नहीं रह जाएगी, डेटा मेरा फैला हुआ नहीं होगा, स्प्रेड आउट नहीं हुआ होगा, है ना, डिस्पर्जन ही नहीं है यहाँ पे कोई, है ना। तो ये हम इससे पता लगा पाएंगे, ये डेटा के बारे में हमें जानकारी देगा सम। अब दूसरा और तीसरा केस आता है कि अगर ये मेरा सम जो है ये बहुत ही छोटा होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ना कि लो डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है, क्योंकि अगर सम ही छोटा आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा डेटा है वो बहुत कम स्प्रेड आउट हो रखा है ना, कम स्प्रेड आउट, यानी 1 3 5, देख लो स्प्रेड आउट कम है, रादर कि ये 100 300 इसमें तो बहुत ही ज़्यादा डिस्पर्जन आ रही। तो इससे पता लग रहा है कि अगर ये सम इसका स्मॉल आएगा तो यहाँ पे लो डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, एक केस होगा कि सम इसका बहुत लार्ज आएगा तो यहाँ पे हायर डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये सिग्निफिकेंट फैक्टर है सम, जो पता लगा सकता है कि मेरा डेटा की डिस्पर्जन किस तरीके से है, कि उसमें डिस्पर्जन है भी या ना के बराबर है या फिर बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या ये सिग्निफिकेंट फैक्टर है, एंड इसका आंसर हम बताएंगे एक एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद। तो चलिए वो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल मेरा क्या कह रहा है कि मेरे पास, मैंने यहाँ पे ना एग्ज़ाम्पल के तौर पे दो सेट ले लिए हैं। सेट ए में मेरा एक डेटा लिस्ट है जो कि 5 15 25 35 45 55, और सेट बी में 15 16 17 से लेकर 45 तक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि एक्स बार बी द मीन ऑफ सेट ए एंड वाई बार बी द मीन ऑफ सेट बी। एक्स बार यानी कि एक्स बार यहाँ पे अगर मैं सेट ए का मीन कैलकुलेट करता हूँ तो वो मीन 30 निकल कर आता है, एंड सेट बी का अगर मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ तो वो भी 30 निकल कर आता है, दोनों सेम आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया डेविएशंस अबाउट द मीन के स्क्वायर का सम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 6 तक। सेट ए में अगर आप देखो तो 6 ऑब्जर्वेशंस आपको दिखेंगी। अब 1 से लेके 6 तक मैंने इसका सम किया, यानी 5 माइनस 30 का स्क्वायर, देख रहे हो ना, पहला ऑब्जर्वेशन 5 है, प्लस 15 माइनस 30 का स्क्वायर, ये एक्स बार मेरा यहाँ पे मीन है जो 30 आया था। ये पूरा करते करते जो मेरा फाइनल आंसर आ गया वो था 1750। ठीक है, 1750। ठीक है ना। और यही सेम चीज़ अगर मैं दूसरे सेट के लिए करता हूँ, सेट बी के लिए करता हूँ, और उसको मैंने डिनोट किया समेशन 1 से लेके 31, टोटल जब आप करोगे तो 31 ऑब्जर्वेशंस आएंगी सेट बी में, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। वाई बार क्या था, मीन ऑफ सेट बी। तो जब मैं ये करता हूँ, पहला एलिमेंट देखो 15 था ना, 15 माइनस और मीन 30, 15 माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 30 का स्क्वायर प्लस
सो ऑन ऐसे करते करते 17, 18, 19, 45 तक आ गए, क्योंकि लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 45 था इस लिस्ट का। जब मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा 2480 निकल कर आता है। अब आप ये देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन, जब फर्स्ट पेज हम कर रहे थे इस नोट का, तो हमने क्या देखा था कि अगर मेरा समेशन बहुत ही छोटा निकल कर आता है तो मेरी डिग्री ऑफ डिस्पर्जन बहुत ही कम है, यानी डेटा मेरा कम फैल रखा है। और बहुत ही ज़्यादा बड़ा निकल कर आता है अगर समेशन, तो यानी कि हायर डिग्री ऑफ डिस्पर्जन है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरा सेट ए का डिस्पर्जन बहुत ही ज़्यादा छोटा निकल कर आया है एज़ कम्पेयर टू सेट बी का डिस्पर्जन। ठीक है, ये छोटा निकल कर आया है समेशन, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिस्पर्जन कम होगा। ये बड़ा निकल कर आया है, यही यही देखो यहाँ पे लिख रखा है कि सेट ए का डिग्री ऑफ डिस्पर्जन कम है। सेट ए का डिग्री ऑफ डिस्पर्जन कम है, ये यही बता रहा है ना। एंड 2480 इससे ग्रेटर है, तो ये बता रहा है कि सेट बी का डिग्री ऑफ डिस्पर्जन ज़्यादा है। पर अगर मैं अपने सेट ए और बी पे ध्यान से देखूँ, अगर मैं इन पर ध्यान से देखूँ, तो सेट ए तो 5, 15, 25, 35 इसमें डिस्पर्जन ज़्यादा है, 10-10 का गैप आ रहा है, और इसमें तो एक एक नंबर का गैप आ रहा है। यानी इसमें सेट बी में डिस्पर्जन कम है और सेट ए में डिस्पर्जन ज़्यादा है। सेट ए में डिस्पर्जन ज़्यादा है, पर यहाँ पे कैलकुलेशन तो मुझे कह रही है कि सेट ए में डिस्पर्जन कम है, और सेट बी में डिस्पर्जन कम था, पर यहाँ पे कैलकुलेशंस कह रही हैं कि सेट बी में डिस्पर्जन ज़्यादा है। ये अपवर्ड एरो यही बता रहा है ना, ये ग्रेटर वैल्यू यही बता रही है। तो ये तो बिल्कुल मेसअप हो गया, मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है, अपने डेटा को रीड आउट करने से ही पता लग रहा है कि डिस्पर्जन किस में ज़्यादा है किस में कम है, बट कैलकुलेशंस तो ये नहीं बता पा रही है। इससे मुझे पता लगता है कि जो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये समेशन ऑफ द डेविएशन अबाउट द मीन के स्क्वायर का, क्या ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है? सो आंसर है नो, ये सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये अलोन स्टैंड नहीं कर पा रहा है इस बात को फैक्ट देने के लिए, इस बात को पता लगाने के लिए कि क्या सीरियसली में जो हमने कंक्लूजन्स निकाले थे इस समेशन से वो तो यहाँ पे ट्रू होते दिख नहीं रहे, वो तो फॉल्स बन गए, मिथ बन गए, है ना। तो इसीलिए हमने अब किसी और चीज़ का हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो इस सिचुएशन को हैंडल आउट कर सके। तो हमने क्या किया, जो हमने स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ मीन लिया है ना, स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि जो ये चीज़ है यहीं पे लिखी है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन, इसका भी हमने मीन लेना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब हमने करा 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये पूरा यानी कि स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन का हमने मीन ले लिया। मीन ले लिया यानी उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। ये समेशंस तो पहले ही आ रही थी ना, ये समेशन तो हमने पहले ही निकाली थी। सेट ए की कम आ रही है डिस्पर्जन, इसके बेसिस पर सेट बी की ज़्यादा आ रही है, बट हो तो इसका अपोजिट रहा था। तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला, हमने सोचा कि इसको ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, एंड अब जो वैल्यू निकल कर आएगी, अब जो नंबर निकल कर आएगा ना, उसको हम एक नए वेरिएबल के साथ डिनोट करेंगे, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। इसको हम रीड करते हैं सिग्मा स्क्वायर, एंड इसी को हमने एक नया टर्म दे दिया, दैट इज वेरिएंस। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा, वो भी स्टोरी का पार्ट ही है, बट यहाँ पे वेरिएंस पहले आ रहा है। अब इसको हमने सिग्मा क्यों नहीं कहा, सिग्मा स्क्वायर क्यों कहा, इसका रीज़न अभी आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं इससे कुछ फ़र्क पड़ा भी जो इंट्रोड्यूस हमने करा है। हमने क्या करा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, यानी 1750 को डिवाइड कर दिया 6 से, बिकॉज सेट ए की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 थी एंड सेट बी की 31 थी, तो हमने 2480 को डिवाइड कर दिया 31 से। यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई 29.16, 291.6। ठीक है, 291.6 यहाँ पे वैल्यू निकल कर आई है। कितनी वैल्यू है ये? 291.6, ये वैल्यू निकल कर आई है जब आप डिवाइड करोगे 1750 को 6 से, तो इसकी ये वैल्यू निकल कर आएगी। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू 80 निकल कर आ रही है। अब इसकी इतनी बड़ी वैल्यू क्या बता रही है? क्योंकि हमने कहा था कि अगर वैल्यू ग्रेटर आएगी इसकी
तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिस्पर्जन ज़्यादा है। इसकी वैल्यू कम आ रही है तो डिग्री ऑफ डिस्पर्जन कम है। बस हो गया सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया है ना, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पे ग्रेटर आ रही है। ग्रेटर वैल्यू का क्या मतलब है कि डिग्री ऑफ डिस्पर्जन ज़्यादा है, जैसा कि हमने देखा था सेट ए में। और स्मॉलर वैल्यू का क्या मतलब आ रहा है कि डिग्री ऑफ डिस्पर्जन कम है। तो ये कंडीशन तुम्हारी सॉल्व हो गई एंड हमने इसका आंसर भी दे दिया कि ये सिर्फ अलोन सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है, हमें इसका भी मीन निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें इसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। वो करके हमने देखा तो हमारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इसका सिग्मा स्क्वायर क्यों नाम पड़ा, सिग्मा क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्स आई यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की जो डेविएशंस निकाल रहे हैं हम अबाउट द मीन, उनका स्क्वायर लिया है। यहाँ पे एक्स आई यानी कि लेट से हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की हाइट है। लेट से डेटा स्टूडेंट्स की हाइट किस में होगी, सेंटीमीटर में होती है जनरली, तो इसकी यूनिट किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। ये एक मैं पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ। इसकी यूनिट यानी मीन जो हम निकालेंगे वो भी सेंटीमीटर में आएगा, है ना। अब होगा क्या, इसकी यूनिट एंड इसकी यूनिट तो सेंटीमीटर में है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेंटीमीटर में आएगा, बट अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। एंड यही रीज़न है कि हमें इसको सिग्मा स्क्वायर लिखना पड़ा, बिकॉज हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए थी ना। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की जो यूनिट है उसकी यूनिट एंड इन दोनों की यूनिट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस हो गया तो कैसे हम अपनी एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट करेंगे, अपने सॉल्यूशंस अपने डेटा पर कैसे अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे, कैसे अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। इसीलिए हमने इस टर्म को सिग्मा स्क्वायर लिख दिया। एंड अगर इसी सिग्मा स्क्वायर का मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे सिग्मा मिलता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर है सिर्फ सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड तब जो मुझे वैल्यू मिलेगी दैट विल बी सिग्मा, और उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे, जो हम अगले पेज पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यू कैन सी कि जो सिग्मा स्क्वायर है वो 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n तक इस डेविएशन के स्क्वायर का है। इसी का जब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि सिग्मा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल टर्म। अब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी माय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एंड अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट्स होगी और जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एंड मीन की यूनिट्स होंगी वो सब सेम होने वाली है, और यही तो मुझे चाहिए था। इसीलिए हमने स्क्वायर वाली टर्म को वेरिएंस नाम दिया और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन नाम दिया, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता लग गया होगा। आसान था, बस मीन डेविएशन की कंटिन्यूशन तो वहाँ पे बस एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ले रहे हैं। उन क्वेश्चंस में जब हम सॉल्यूशंस करते थे क्वेश्चंस का, तो वहाँ पे हम एक टेबुलर फॉर्म में एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का कॉलम बनाते थे। यहाँ पे हम स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है इसमें। तो चलिए विदाउट टॉकिंग एनी मोर अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं एग्जाम्पल 8 पर, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 8 मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये मेरा पूरा डेटा दे रखा है और मुझे इसका वेरिएंस निकालना है। उसके लिए मुझे क्या है, सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या वेरिएंस का फॉर्मूला हमने देखा था, सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यही मुझे वेरिएंस निकालने को बोला जा रहा है कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो यानी कि मुझे टैबुलर फॉर्म बनाना पड़ेगा। एंड मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यानी n की वैल्यू तो 10 है, और ये 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, ठीक है। और एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम चाहिए एंड इनके स्क्वायर का कॉलम चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 8। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा कि वी नो दैट सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला कहता क्या है, तो हमें पता है कि सिग्मा स्क्वायर इस पूरे के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा मीन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका मीन निकाला सबसे पहले।
मीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से लगाया है, ए प्लस सिग्मा ऑफ डी आई। डी आई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई यानी जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस हैं, ए यानी एज्यूम्ड मीन जो हम सेंट्रल वैल्यू को लेते हैं जनरली, एंड एच यानी हाइट। ठीक है, तो अब डिवाइडेड बाय एन इंटू एच करके हमने पूरा मीन निकाला है यहाँ पे। टेबल अगर मैं बनाता हूँ तो ये टेबल निकल कर आता है। एक्स आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है, डी आई की वैल्यू हमने अगेन बता दूँ कैसे कैलकुलेट करी है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करके। ए यहाँ पे क्या है, ए देखो, ए जनरली मेरा सेंट्रल वैल्यू होती है, तो अगर आप यहाँ से आओगे और यहाँ से आओगे तो 14 एंड 16 आपको दो सेंट्रल वैल्यू देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों ही निकल, बिकॉज यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना। तो मैं अपनी कैलकुलेशंस में 14 भी ले सकता हूँ और 16 भी ले सकता हूँ, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, 16 मैंने अपना ले लिया, एज्यूम्ड मीन को मैं 16 मान लेता हूँ। आप 14 भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू सेंट्रल में है यानी कि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो सेंट्रल वैल्यू एक ही होती है, तो हम वही एक लेते हैं। बट यहाँ पे दो है तो हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 16 आ गई है। एक्स आई यानी 6 माइनस 16 अपॉन ये क्या है, एच, और एच मेरा यहाँ पे देखोगे आप तो 2 आ रहा है, यानी इसका गैप, ऑब्जर्वेशंस का गैप। तो 6 माइनस 16 माइनस 10 बाई 2 माइनस का 5 यहाँ पे आ गया है ना। सिमिलरली मैंने ये सारा कैलकुलेट यहाँ पे कर दिया है आपके लिए। फिर नेक्स्ट कॉलम मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार का चाहिए होगा, यानी 6 माइनस एक्स बार। एक्स बार अब मेरा जो ये वाला नहीं लेना एज्यूम्ड मीन, ये तो ए था है ना। एक्स बार मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए की वैल्यू 16 थी, डी आई का मैंने समेशन करा एंड इनटू एच डिवाइड बाय एन। जब आप डी आई का समेशन करोगे तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि ये सारी नेगेटिव वैल्यू और ये सारी पॉजिटिव वैल्यू कट रही है और मेरे पास सिर्फ माइनस का 5 बच रहा है। तो यहाँ पे इसकी समेशन की वैल्यू -5 हो गई, डिवाइड बाय ये 10 था यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, और मल्टीप्लाइड बाय 2 मैंने यहाँ पे कर रखा है। इसको मैं एक और बार आपको बता दूँ अच्छे से, क्या फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है मीन का फार्मूला है ए प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक डी आई डिवाइड बाई एन इंटू एच। तो मीन मेरा कितना आ गया, ए की वैल्यू थी 16 प्लस डी आई का समेशन अभी मैंने आपके सामने किया तो -5 आ रहा था, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है एंड हाइट 2 है। तो जब आप इन सबको कैंसिल आउट करोगे तो 16 माइनस 1 मीन आपका निकल कर आएगा 15। मीन 15 आ गया तो अब आप ये कर सकते हो डेविएशन, यानी कि 6 माइनस 15 माइनस 9, 8 माइनस 15 माइनस 7, 10 माइनस 15 माइनस 5, एंड ये सब हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर तो लेना पता ही है ना। जब मैं इनके स्क्वायर का समेशन करूँगा तो 330 निकल कर आएगा। अब चलिए फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो जब हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करी तो सिग्मा स्क्वायर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो n तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है तो 10 आ गया, और ये पूरा समेशन जब हमने किया तो पीछे अभी दिखाया 330 आ रहा था, कैंसिल आउट करके सिग्मा स्क्वायर 33 आ गया। एंड ऑल दो यहाँ पे एग्जाम्पल ने बोला नहीं है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो √33 विल बी 5.74। और आपको यहाँ पे एक मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि जो यहाँ पे मेरा डेटा गिवन था ना, ये एक्स आई ऑब्जर्वेशंस जो थी ये सारी अनग्रुप्ड थी, यानी कि जो मुझे वेरिएंस निकालने को बोला, ये जो पूरा डेटा था यहाँ पे ये अनग्रुप्ड डेटा, इसको हम अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डेटा, या फिर मैं इसको रैंडम डेटा कह दूँगा, कोई भी रैंडम डेटा, यानी ग्रुपिंग इसकी नहीं हो रखी है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सब हमें कुछ नहीं दे रखा, ये अनग्रुप्ड डेटा हम इसे कहते हैं। एंड ग्रुपिंग करने के मैंने आपको 2 वेज प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि हम 2 तरीके से अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको करके देगा, आपको नहीं करना। ये तो पूरा अनग्रुप था। ग्रुपिंग पहला कौन सा तरीका था कि हम कर सकते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, और दूसरा कौन सा तरीका था,
कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हम एग्जाम्पल नंबर 9 में डिस्कस करेंगे और कॉन्टीन्यूअस एग्जाम्पल नंबर 10 में आएगा मे बी, या फिर 11-12 तक है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 मेरा कह रहा है कि फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ उनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी है ना। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन 4 है, ये 4 मेरी 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। डेटा होता है ना ऐसे 4,4,4 8 5 टाइम्स है, तो 8,8,8,8,8 इस तरीके के डेटा को हम एग्जाम्पल नंबर 8 पे जो देखा था इसको हम अनग्रुप्ड कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अनग्रुप्ड कह रहे थे। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला डेटा नहीं रहा। अब यहाँ पे सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसीज आ गई, ठीक है। यानी कि 4 3 बार रिपीट हो रहा है, 8 5 बार रिपीट हो, मतलब अनग्रुप्ड डेटा की बात हो रही है। और यहाँ पे हमने इसको टैबुलर फॉर्म में लिख दिया, तो इसमें मतलब हमने इसकी ग्रुपिंग कर दी। अब ये अनग्रुप्ड नहीं रहा, ठीक है ना। अब ये ग्रुप्ड हो चुका है। एंड दैट टू यहाँ पे अगर आप देखो तो डायरेक्टली सब हमें दे रखा है। इस टाइप ऑफ ग्रुपिंग को हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं इस टाइप ऑफ ग्रुपिंग को? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। कॉन्टीन्यूअस अगले एग्जाम्पल में आएगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैंने सबसे पहले टेबल बनाया, एक्स आई किया, एफ आई का टोटल 30 किया, एंड 30 ही इनफैक्ट मेरा यहाँ पे कैपिटल एन होता है। अभी फॉर्मूला आपको बताता हूँ उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। एफ आई एक्स आई किया एंड इसका समेशन 420 आया। ये सब डेविएशंस निकाली अबाउट द मीन, इनका स्क्वायर किया एंड इन्हें एफ आई से मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लिया 1374। अब अगले में क्या हुआ कि यहाँ पे वेरिएंस का मैंने फार्मूला लगाया 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स डैश वाला जो फार्मूला था। अंतर यहाँ पे क्या रहा कि ये जो फार्मूला था ना, ये मेरे अनग्रुप्ड डेटा के लिए था। अनग्रुप्ड यानी कि मेरा कोई भी रैंडम डेटा अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है ना। उसको हमने अरेंज नहीं कर रखा, अरेंज यानी कि उसको हमने ग्रुप नहीं कर रखा। इसी को अगर ग्रुप डेटा अगर आ जाए तो वो फार्मूला चेंज हो जाता है। ये डेविएशन के स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ आई से, यानी उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो फार्मूला निकल कर आता है, ये फार्मूला होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स आपको पहले से बने हुए इसलिए दिख रहे हैं सॉल्यूशंस, क्योंकि मैं ये वीडियो री अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज पहली वाली वीडियो में माइक इशू आ गया था जिसकी वजह से वो वीडियो रीऑन हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको फिर भी अपना एफर्ट पूरा दूंगा कि मैं हर लाइन आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एफ आई हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी फार्मूला पूरा सेम रहा। इधर जो एन था, यहाँ पे ये स्मॉल एन था ना, यहाँ पे कैपिटल एन हो गया। बेसिकली जो फार्मूला अब मेरा निकल कर आएगा वो है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/कैपिटल एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके स्मॉल एन तक, देख रहे हो, एफ आई एंड साथ में इसका स्क्वायर यानी एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं n कैसे कैलकुलेट करता हूँ, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, समेशन i इज इक्वल टू 1 से स्मॉल n तक, दैट टू एफ आई, यानी एफ आई का समेशन, एंड यहाँ पे जो 30 निकल कर आ रहा है हेयर, ठीक है। और ये तो मैंने कैलकुलेट टेबल में कर ही दिया था जो भी दिखाया है ना। तो इधर जब मैं ये सारी वैल्यूज़ पुट करता हूँ उसके लिए मुझे सबसे पहले ये एक्स बार चाहिए होगा। तो एक्स बार यानी मीन मैंने निकाला, मीन के फार्मूला में भी एफ आई आता है। कब आता है? जब हमारी डेटा ग्रुप्ड हो, यानी डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। यहाँ पे एफ आई एक्स आई का समेशन जो हमने किया वो 420 आया था, एंड इनको डिवाइड करके मेरे पास 14 मेरा क्या आ चुका है, मीन आ चुका है। अब बस मैं वेरिएंस का फार्मूला लगा दूंगा, दैट इज़ 1/30 इंटू क्या था, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का समेशन, जो यहाँ पे हमने पहले से ही कर रखा है ना। एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन जो था वो 1374 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, 1/30 इंटू 1374, वैल्यू मेरी निकल कर आ गई 45.8,
ठीक है। एंड अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछिए जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है तो इसी वेरिएंस का मैं स्क्वायर करूँगा एंड वैल्यू आ जाएगी 6.77। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। सो एग्जाम्पल नंबर 10 मेरा कह रहा है कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरा डेटा फिर से ग्रुप्ड हो चुका है, यानी कि इधर मुझे कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिली है। देखो 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। जब ऐसा ऑब्जर्वेशंस हमें दे रखे हों क्लास इंटरवल्स में तो इस टाइप ऑफ ग्रुपिंग को हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिग्मा स्क्वायर यानी पहले वेरिएंस निकालते हैं, वैसे पहले तो मीन निकलेगा बट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या कहता है 1/कैपिटल N FI का मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर इस डेविएशन का। तो जब हम इसको यहाँ पे बेसिकली एक नया फार्मूला निकल कर आ रहा है और वो क्या है कि जब हम यहाँ पे ये सब सेम रखते हैं तो xi माइनस एक्स बार के स्क्वायर का यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो ये सब जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं तो सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस का मेरा एक नया फॉर्मूला निकल कर आता है दैट इज़ 1/n स्क्वायर n सिग्मा i 1 से n तक FI XI स्क्वायर माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये नया फार्मूला है जो बेसिकली हमारी जो कैलकुलेशंस है ना उनको और ज़्यादा ईज़ करने के लिए आया है, कैलकुलेशंस को ईज़ करने के लिए फार्मूला बनाया गया है। तो देखते हैं कितना ईज़ हुई है कैलकुलेशन। अब ये तो सिग्मा स्क्वायर मेरा वेरिएंस था, इसी का अगर मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लूँ तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, है ना, यानी कि 1/n और इस पूरे का स्क्वायर रूट। फाइन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेरा एग्जांपल नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने एक टेबल बना ली है जिससे आपका टाइम बचे। क्लास इंटरवल्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज टोटल 50 आ रहा है, ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, FI XI निकाला, टोटल किया 3100, टोटल क्यों किया मीन निकालने के लिए, स्क्वायर निकाला और FI से मल्टीप्लाई बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो मीन निकालना तो आपको आता ही है अच्छे से, 1/कैपिटल N और ये पूरा फार्मूला लगा के ये 3100 आया था, है ना, डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 50 से, तो मेरा मीन यहाँ पे निकल कर आ गया 62। ठीक है, और वेरिएंस का फार्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो 1/50 इंटू 10050 जो कि FI इंटू XI माइनस एक्स बार के स्क्वायर का समेशन निकल कर आया था। तो 10050 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 201 आता है, रूट 201 विल बी 14.18। तो यहाँ पे हमने मीन निकाला 62, वेरिएंस निकाला 201 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 14.18 भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम नए फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। नया फार्मूला इधर तो यूज़ हुआ नहीं, वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कैसे यूज़ होगा। ठीक है, ये तो पुराना फार्मूला ही था, नया फार्मूले से कैसे होता है वो इससे आप खुद ट्राई करो। नेक्स्ट एग्जांपल अभी वही डिस्कस करते हैं हम। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। तो एग्जांपल नंबर 11 मेरा कह रहा है कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। XI मुझे यहाँ पे दे रखा है और फ्रीक्वेंसी। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे ग्रुपिंग डिस्क्रीट हुई है या कॉन्टीन्यूस आई है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट ग्रुपिंग हो रखी है, यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। फिर से मैं इसको टैबुलर फॉर्म में लाऊंगा तो XI यहाँ पे है FI XI और ये जो मतलब सारे फार्मूलाज चाहिए थे। डायरेक्ट मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपने वेरिएंस का फार्मूला लगा दूंगा जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था 1/कैपिटल N। ये वेरिएंस नहीं है, स्क्वायर रूट आ गया इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस यहाँ पे निकालने को हमें बोला नहीं है तो हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन पे जंप करते हैं, है ना। ये पूरा कैलकुलेशन से हमने करी, FI XI के स्क्वायर का सम 9652 आया था, वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। टोटल ऑब्जर्वेशन 48 थी, FI XI का समेशन 614 आया था तो उसका स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है ना, एंड इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 6.12 आ गया है। देख रहे हो ना, हमारी कैलकुलेशंस एक हद तक तो यहाँ पे कम हो गई है बट इतनी भी कम नहीं हुई है,
है ना, बड़े बड़े नंबर, लार्ज नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को अभी भी मिल रहे हैं, ठीक है। एंड इन लार्ज नंबर्स को अगर हमने अवॉइड करना है तो इसके लिए हम एक और नया फार्मूला लेकर आएंगे जो और इजी कैलकुलेशंस हमारी कर देगा, विच वी आर डिस्कसिंग एंड अप्लाइंग ऑन एग्जाम्पल नंबर 12। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है। सो एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्लास मेरी यहाँ पे क्या है, 30 to 40, 40 to 50 एंड 100 तक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे आप खुद बताओ, 100 तक तो इसकी क्लास है, आप मुझे बताओ कि ये जो डेटा दे रखा है ये डिस्क्रीट में ग्रुपिंग है या कॉन्टीन्यूस में। यस बिल्कुल, ये कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, ठीक है ना। तो टेबल मैं इसका कैसा बनाऊंगा, अब नए फार्मूले से कर रहे हैं तो देखो, क्लास इंटरवल ये है, फ्रीक्वेंसीज एक्स आई तो पता ही है ना। अब एक्स आई पता है ना, ऑब्जर्वेशन हम कैसे लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि इस क्लास इंटरवल के मिड में लाई कर रही है, यानी 30 to 40 के मिड में 35 मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसे ही सारे, ठीक है ना, ये एज्यूम करते हैं, हमें फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था। यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल लेकर आते हैं, जैसे पहले स्टेप डेविएशन में तो हमारा डी आई आ रहा था, यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल लेके आए हैं, दैट इज़ माई वाई आई, ठीक है ना। वाई आई मेरा क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट मिड वैल्यू को मानता हूँ। आपको ये पूरा टेबल दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे मुझे एज्यूम्ड मीन क्या हो सकता है, देख के बताओ, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 65 मिड में लाई कर रहा है ना, मिड में लाई कर रहा है, इसलिए मैं क्या कहूँगा कि ये 65 ही मेरा एज्यूम मीन है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी ली गई है, 65। अब एक्स आई कितना है, 35। अब खुद देखो एच कितना है, हाइट यहाँ पे 10 है, तो 35 माइनस 65 कितना होता है, 30 होता है। 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय एच यानी 10, तो -3 आया। सिमिलरली ये सारा ऐसे करा है, और ये -2 -1 ये 3 तक आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, जो वाई आई कैलकुलेट हुई है, अब नेगेटिव वैल्यूज़ तो चाहिए नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं ले सकता, वाई आई का मैंने स्क्वायर कर दिया, फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इसके स्क्वायर को एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ये भी अब फार्मूले में नीड होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि वो मेरा नया फार्मूला कह क्या रहा है। नया फार्मूला यहाँ पे मेरा कह रहा है, ये आ चुका है मेरा नया फार्मूला, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है कि हम सिग्मा स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एच यानी हाइट का स्क्वायर, हाइट यहाँ पे कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर ले लो, एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 50 आएगा अगर आप करोगे इन सबको सम, ठीक है, तो 50 का स्क्वायर ले लो। एंड यहाँ पे सारी पर्टिकुलर वैल्यूज हमने डाल दी, समेशन किया एफ आई वाई आई का, तो 15 आ रहा था, माइनस का 15, समेशन इसका किया तो 105 आ रहा था, तो 50 इंटू 105 माइनस ये समेशन कितना आया, माइनस का 15 एफ आई वाई आई का, ये एफ आई वाई आई ना, तो माइनस के 15 का स्क्वायर कर दिया। ये पूरा कैलकुलेट जब हमने किया तो मेरा आंसर निकल कर यहाँ पे आ गया 201, जो पहले भी आ रहा था, है ना, 201 मेरा वेरिएंस निकल कर आ गया। ये क्या है, वेरिएंस। अब क्योंकि रीज़न तो मैंने आपको बताया ही था कि जो सिंबल है, जो हम वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं, उसकी यूनिट्स एंड मीन और ऑब्जर्वेशन की यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, उसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो सिग्मा यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस मेरा यहाँ पे 14.18 आता है ना। तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, मीन निकालने के लिए बोली थी तो मीन का हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया, है ना। ये फार्मूला मीन का क्या किया, 65 तो हमने एज्यूम्ड मीन किया ही था, एफ आई वाई आई का समेशन -15 अभी ऊपर भी लगाया, हाइट आपको मैंने यहाँ पे बता दी 10 थी, क्लास इंटरवल देखा ना, एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 था, ये कैलकुलेट करके 3 आया, तो 65 माइनस 3 मेरा 62 हो गया, है ना। तो हम फाइनल लाइन क्या लिखेंगे कि जो इस पर्टिकुलर डेटा जो कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसका मीन 62 आया, वेरिएंस 201 आया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 14.18 आया, ठीक है। तो ऐसे हम अपने नए नए फार्मूलाज डिस्कवर करते रहे ताकि कैलकुलेशंस इजी होती रहे,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल 8 to 12 डिस्कस कर लिए हैं, 1 to 7 प्रीवियस वीडियो में थे। अब इसके बाद आई वुड एक्सपेक्ट कि आप एक्सरसाइज 15.2 खुद से ट्राई करो। तो बेसिकली हमने पूरे एग्जाम्पल 1 to 12 कवर कर लिए हैं, एंड अगर आपने 1 to 12 एग्जाम्पल अच्छे से देखे हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज 15.1 एंड 15.2 दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप वो खुद से ट्राई करें। उसकी वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है। रोट लर्निंग तो हमें करनी नहीं है यहाँ पे, है ना। आप समझिए फार्मूलाज को एंड देन उसको अप्लाई करिए मैथमेटिकल वैल्यूज़ पर। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।